हेलो बच्चों, चलिए एक बार फिर से मिले हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था जो सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर की वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था क्या क्या बोलते हैं, हाँ, आयनिक ठोस आणविक ठोस पढ़ चुके थे, जिससे कि धात्विक ठोस और ससंयोजिक ठोस पढ़ना था। जो क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार में से 2 प्रकार पढ़ चुके हैं और बाकी 2 प्रकार आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला हम लोगों का पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है धात्विक ठोस। क्या होता है धात्विक ठोस? धात्विक का मतलब क्या होता है? मेटालिक सॉलिड। अब आते हैं कि धात्विक ठोस कहते किसे हैं। तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि हर एक शब्द का अर्थ निकलता ही है, यानी ऐसा ठोस जो धातु से मिलके बना है। किसे बना है? धातु से मिलके बनने वाले ठोस को बोलते हैं क्या? धात्विक ठोस। तो जितने सारे परमाणु थे और उन परमाणुओं में हम लोग ने पढ़ चुका था धातु और धातु पहचानने का तरीका। जैसे सोडियम की संयोजकता +1, मैग्नीशियम की संयोजकता +2, कैल्शियम की संयोजकता +2, एल्युमिनियम की संयोजकता +3, आयरन की संयोजकता +2, फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का -3, आयोडीन का -1, ब्रोमीन का -1। तो हम लोगों ने धात्विक ठोस क्या पढ़ना है? धात्विक ठोस यानी वैसा ठोस जो धातु से मिलके बने हुए हैं। तो धातु पहचानने का तरीका बताया गया था ना, क्या कि वैसे परमाणु जिन पर जो चार्ज, जिन पर आयन जो होते हैं, आयन वो पॉजिटिव रहते हैं। जो परमाणु धनात्मक आयन को रखते हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और इन सारे परमाणुओं से मिलके जो भी बनता है उन्हें धात्विक ठोस कहा जाता है। क्या कहते हैं? धात्विक ठोस। जैसे एग्जाम्पल में है सिल्वर, चांदी, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, मैग्नीशियम। ये सब के सब क्या है? धात्विक ठोस है। क्यों? क्योंकि सब धातु है। क्या है? टोटल धातु है। और धातु से जो भी ठोस बनता है उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। अब आप लोगों को जब ये समझ नहीं आया है कि सर कैसे पहचानेंगे कि इस पर प्लस हुआ है, +2 लिखे हैं और इस पर -3 लिखे हैं, जिसको इसको समझ नहीं आया है तो अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे। कमेंट में लिख दीजिए कि सर इसको समझा दीजिए, तो एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। ससंयोजिक ठोस क्या होता है? ससंयोजिक ठोस क्या होता है? तो यहाँ भी अर्थ स्पष्ट है कि ऐसा ठोस जो ससंयोजिक से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ससंयोजिक से। यहाँ पर आते हैं ससंयोजिक। ससंयोजिक का मतलब क्या होता है? तो इसका भी अर्थ है, स का मतलब होता है सह जाना। क्या हो जाना? सह जाना, यानी बराबरी का। किसका? बराबरी का। संयोजक मीन्स क्या? साझा करना। क्या करना? साझा करना। यहाँ से अर्थ स्पष्ट कर लो। स का मतलब सह जाना, या तो स का मतलब होता है बराबरी का। क्या होता है? बराबरी का। और संयोजक लिखे हैं। संयोजक का मतलब होता है साझा करना। क्या करना? साझा करना। तो अर्थ मिल गया ना। स का मतलब बराबरी का, संयोजक का मतलब साझा करना। मतलब जहां भी बराबरी का साझा हो। क्या हो? बराबरी का साझा हो। जैसे ए और बी दोनों मिलके पार्टी कर रहे हैं। ए ने दिया 10 रुपया और बी ने भी दिया 10 रुपया। तो यहाँ पे बराबरी का साझा हुआ है ना। साझा मीन्स क्या? सहयोग देना। जैसे कि एक्स ने दिया 10 रुपया और वाई ने दिया 20 रुपया, तो यहाँ पे साझा तो हो रही है, बराबरी का हो रही है? नहीं, बराबरी का नहीं हो रही है।
जहां पे बराबरी का साझा हो वहीं पे सहसंयोजक कहलाता है। और सहसंयोजक सिर्फ बराबरी का साझा करने वाला होता है। और बराबरी का साझा क्या प्लस और माइनस के बीच हो सकता है? नहीं, क्योंकि प्लस का गुण होता है हमेशा देने का और माइनस का गुण होता है हमेशा लेने का। यहाँ पे बराबरी का साझा हो ही नहीं सकता है। प्लस और प्लस के बीच क्या साझा होगा? नहीं, प्लस और प्लस का भी साझेदारी कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस का मतलब ही होता है देने का, तो ये भी देने वाला है और ये भी देने वाला है, तो क्या कभी साझेदारी करेगा? ये बोले कि हम 10 रुपया देंगे, तो ये बोले अरे यार चलो ना, हमारे पास 10 रुपया नहीं तो 5 रुपया तो है ना, हम 5 रुपया देंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तरह से एक जंगल में 2 शेर रह सकते हैं, नहीं। एक गांव में 2 मुखिया हो सकता है? नहीं। एक स्टेट में 2 चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नहीं। क्यों? एक दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं। इस तरह से एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है, क्योंकि शेर और शेर के बीच साझेदारी नहीं होगा। क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं प्लस का मतलब होता है हमेशा प्लस देने वाला होता है, तो 2 प्लस के बीच कभी भी सहयोग नहीं हो सकता है। 2 अमीर लोग आपस में सहयोग नहीं कर सकते हैं। एक देने वाला है तो दूसरा भी देने वाला ही होगा, तो साझेदारी होगा। साझा कब होगा? जब एक देने वाला हो तो दूसरा लेने वाला हो, तो वहां पे साझा हो सकती है, जैसे प्लस और माइनस के बीच। लेकिन बराबरी का साझेदारी कहाँ होता? एक जाओगे गरीब झोपड़ी में, जहाँ पे लोग रहते हैं, छोटे मोटे लोग, जहाँ स्टेशन के बगल में जो झोपड़ी लगे लोग रहते हैं, तो एक वहां के बंदे को मारोगे तो सारे झोपड़ी वाला आदमी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और आपको उस बंदे को टच नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उस झोपड़ी में बहुत जितने सारे लोग रहते हैं झोपड़ी के पास, एकता है। हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि वो गरीब है और गरीब लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, यानी आपस में साझेदारी के कराना चाहते हैं। और ये बराबरी का साझा कब होगा? जहाँ पे दोनों माइनस और माइनस हो गए, यानी ए भी माइनस होगा और बी भी माइनस होगा। जहां पे माइनस और माइनस होगा वहीं पे साझेदारी हो सकती है। सिंपल सा एक एग्जांपल से समझ लो, ए को और बी को, इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है और दोनों को प्यास लगा है। एक बोतल पानी खरीदना है और उस पानी का दाम 20 रुपया है। क्या ये पानी पी सकता है? ए बी पी सकता है? नहीं पी सकता है। क्यों? क्योंकि पानी का दाम 20 रुपया है, इसके पास 10 रुपया, इसके पास 10 रुपया, तो पानी कहाँ से पिएगा? नहीं पिएगा। इन दोनों को पानी पीने के लिए दोनों आपस में सहयोग करेगा। अरे यार दोनों लोग गरीब लोग हैं, आपके पास 10 रुपये कम है, मेरे पास 10 रुपये कम है, चलो ना आपस में मिल जाते हैं, मिल करके पानी को पी लेते हैं। क्या समझा गया? बराबरी का साझा वही होगा जहां पर ए और बी दोनों माइनस होंगे। क्या होंगे? दोनों गरीब जाति के होंगे। और जहां दोनों माइनस माइनस होते हैं उन्हें कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं? अधातु। अधातु यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो सहसंयोजक का मतलब होता है, सह का मतलब बराबरी, संयोजक का मतलब साझा। जहां बराबरी का साझा हो, और बराबरी का साझा कहाँ होता है? माइनस और माइनस के बीच, अधातु और अधातु के बीच। अधातु और अधातु के बीच हमेशा सहसंयोजक पाया जाता है। और हमें क्या पढ़ना है? सहसंयोजक ठोस ना, तो ऐसा ठोस जो सहसंयोजक को रखता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कार्बन, बहुत सारा कार्बन। तो कार्बन क्या है? कार्बन के पास -4 +4 भी होता है, लेकिन इसका गुण क्या होता है? माइनस लेने का। हमेशा कार्बन 4 गो ले सकता है और 4 गो दे भी सकता है, लेकिन कार्बन को अधातु माना गया है। और अधातु का गुण क्या होता है? लेने का। धातु का गुण क्या होता है? देने का, क्योंकि धातु प्लस होता है ना। धातु क्या होता है? प्लस होता है। तो धातु का गुण होता है देने का और अधातु का गुण होता है
लेने का। तो कार्बन को अधातु माना गया है। क्या माना गया है? अधातु। तो कार्बन को जब अधातु माना गया है, इसीलिए कार्बन पर माइनस चार्ज लिया था। क्या लाता है? -4 लिया था। और -4 लिया गया तो ये अधातु हो गया ना। अब किसी कार्बन को मिलाओ, कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब कार्बन कार्बन से जो भी बनेगा, कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से, सब कार्बन कार्बन को मिला करके बनाएंगे, जो ठोस बनेगा वह ठोस क्या बनेगा? सहसंयोजक बनेगा। इसे हम बोल दिए O2। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ पर ऑक्सीजन है और एक यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसके पास -2, इसके पास -2। तो ये जो दोनों बना हुआ है, O2 बना हुआ है, तो किसे का ना किसे बना है? माइनस माइनस से बना है ना। माइनस माइनस से जो बना ठोस, ये हो गया सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस का मतलब होता है सिंपल सा, वैसा ठोस जो सहसंयोजक से बना है, मतलब माइनस और माइनस से बना है, अर्थात अधातु अधातु से बना है। वैसा ठोस जो अधातु अधातु से बना है, सहसंयोजक ठोस ही कहलाता है। जैसे ऐसे ठोस जिसमें 2 या अधिक पदार्थ आपस में अधात्विक, क्या जी? अधात्विक गुण रखते हैं। यानी कितना हो पदार्थ रहे और उन पदार्थ में जो गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अधात्विक होना चाहिए। होना चाहिए अधात्विक होना चाहिए। और अधात्विक होकर के आकर्षण बल के माध्यम से बंध कर इस सहसंयोजक ठोस का निर्माण करती है। यानी ऐसा ठोस जिसमें 2 या अधिक पदार्थ आपस में अधात्विक गुणों के साथ, किस गुणों के साथ? अधात्विक गुणों के साथ आकर्षण बल से माध्यम से बंध कर इस सहसंयोजक ठोस का निर्माण करती है। ऐसा में तो सहसंयोजक ठोस क्या होता है कि वैसा ठोस जिसमें सिर्फ और सिर्फ अधातु अधातु ही मिलते हैं, अधातु धातु मिल के बनने वाले ठोस को सहसंयोजक ठोस ही कहा जाता है। इस एग्जाम्पल आपके पास में है, इसकी शूट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पढ़ना है, हम लोग खत्म हो गया क्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय से आगे पढ़ना हम लोगों को, जो आप लोगों का मस्ट यहाँ से चालू हो जाता है, क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका। क्या पढ़ना है? क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका। ये बहुत ही मस्ट है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना होगा इसको तो क्योंकि करना ही है। नियम बताए थे कैसे पढ़ना था। नियम कैसे पढ़ना था? पहले स्क्रीनशॉट करके या लिख लो और उसको 3 बार इसी तरह से पढ़ लो। खाली पढ़ लो बस, पढ़ते समय कुछ मत सोचना। 3 बार पढ़ लो, उसके बाद आराम से बैठ के मेरा वीडियो देखो। A to Z आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों का अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका, जो मस्ट इम्पोर्टेंस है। ध्यान से इसको देखिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत काम आता है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आता है। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका क्या होता है? तो देखिए इधर, इसका अर्थ देखिए क्या होता है। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक, जालक का जो अर्थ होता है एक संरचना। क्या होता है? एक संरचना। और क्रिस्टल का अर्थ क्या होता है? तो क्रिस्टल का अर्थ होता है बंध कर रहना। क्या होता है? बंध कर रहना। क्या होता है जी? बंध कर रहना। इसका अर्थ मिल गया। क्रिस्टल जालक का अर्थ क्या होता है? यानी बंध कर जो रहता है, बंध कर क्या होता है? बंध कर जो रहता है, और बंध कर जो रहेगा एक संरचना ही न बनाएगा। तो जो आपस में बंध कर एक संरचना बनाता है, उसी को बोला गया है क्रिस्टल जालक। जैसे हम लोगों के घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए दीवार बनाना होगा ना, तो दीवार बनाने के लिए क्या करते हैं? ईट 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 रखते हैं ना।
ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रह करके आपस में ईंट को बांध करके सीमेंट के माध्यम से बांध देते हैं और बांधने के बाद एक घर जैसी संरचना बन जाती है। क्या होती है? घर जैसी संरचना बन जाती है। तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक का मतलब ही होता है, जालक का अर्थ होता है संरचना, क्रिस्टल का अर्थ होता है बंद कर रहना। तो जो बंद कर रहता है और बंद कर होने की वजह से वो एक संरचना का निर्माण कर देता है, उसे ही कहते हैं क्रिस्टल जालक। जैसे हमें देहात में लोग क्या करता है, डाली बीनता है। कैसे डाली बीनता है? तो जो पुआल वाल जो भी लेकर आता है उसको ले करके बांध कर एक डाली का आकार बना देता है, बनाता है ना। हम लोग घर में है, कैसे घर में है, तो ईंट को सीमेंट के माध्यम से जोड़कर बांध कर एक संरचना बना देते हैं। क्या बनाते हैं? संरचना बना देते हैं। उसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल का मतलब होता है बांध कर रहना, यानी आपस में बंद कर रहता है। क्या रहता है? बंद कर रहता है और बंद कर रहने की वजह से एक संरचना बना देता है, जो कि आपकी डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल जालक क्या होता है जी? क्रिस्टल जालक तो एक प्रकार की ऐसी त्रिविमीय संरचना, की संरचना त्रिविमीय संरचना, एक प्रकार की ऐसी त्रिविमीय संरचना जिसमें बहुत सारे बिंदु आपस में, बिंदु अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है ना भाई लोग, कुछ भी हो सकते हैं, आपस में एक नियमित क्रम में जुड़े रहते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। यानी एक प्रकार की ऐसी त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय का मतलब क्या? तीन बीमा वाला। क्या? त्रि का मतलब होता है तीन, बीमा, बीमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। द्विविमीय, द्विविमीय मतलब दो बीमा, लंबाई चौड़ाई, नहीं तो चौड़ाई ऊंचाई, नहीं तो लंबाई ऊंचाई। समझ गए? तो त्रिविमीय मतलब क्या? तीन बीमा, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो एक प्रकार की ऐसी संरचना त्रिविमीय संरचना होती है जिसमें बहुत सारे बिंदु आपस में एक नियमित क्रम में जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमने एक फिगर बनाया है, यही फिगर, ईंट को लिया है, पारा पारी ईंट को जोड़ दिया है। तो जब पारा पारी ईंट को जोड़ दिया तो ये जो संरचना बना, यही संरचना हमारा हो गया क्रिस्टल जालक। क्या हुआ? क्रिस्टल जालक। समझ गए क्या हुआ जी? क्रिस्टल जालक हुआ। क्रिस्टल जालक या त्रिविम संरचना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ईंट को आपस में बांध दिए ना, और बांध करके क्या एक संरचना बना देती, बन गया क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल जालक बन गया। और क्रिस्टलीय जालक को ही बोलते हैं त्रिविमीय संरचना। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय संरचना, क्योंकि क्रिस्टल जालक में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है, तभी तो एक संरचना बनेगा। अब यहां देखो, क्रिस्टल जालक का निर्माण जब होता है तो क्रिस्टल जालक में जो ये बिंदु दिखाई देते हैं, यही बिंदु आपका परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है? अब आते हैं क्रिस्टल जालक के कुछ गुण। क्रिस्टल जालक के गुण क्या होते हैं? पहला में, जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहा जाता है। जो ये क्रिस्टल जालक आपको दिखाई दे रहा है, इस बिंदु को जालक बिंदु, क्या बिंदु? जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहा जाता है। जालक स्थल या जालक बिंदु, क्योंकि क्रिस्टल वाला बिंदु हो गया ना, इसलिए जालक बिंदु, जालक बिंदु या जालक स्थल। ये जो जाल वाला क्या स्थल है, क्या है? स्थल है, तभी तो इसको स्थल, तभी तो इसको बांध कर रखा हुआ है। उसे अपन देखिए, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जो एक अणु कोमा
एक परमाणु या एक आयन भी हो सकते हैं। क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होते हैं, ये बिंदु क्या हो सकते हैं जी? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा देखिए, चालक बिंदु को हमेशा एक नियमित और सीधी रेखाओं में जोड़ा जाता है। जो जालक बिंदु होते हैं, ये जालक बिंदु को हमेशा नियमित और सीधी रेखाओं में जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे, देखो स्पष्ट हो जाएगा। हमारे पास ये सब ईंट है ना, ईंट। इस ईंट से हम बोलेंगे एक संरचना बनाएंगे, दीवार बनाएंगे। तो क्या इस ईंट को यहाँ रखो, एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो, क्या दीवार बनेगा? नहीं ना। ईंट का दीवार तभी बनेगा जब ईंट को हमेशा एक नियमित और सीधी रेखा में जोड़ा जाता है, तब बनेगा। देखो यहां बनाया गया ना, नियमित है और सीधी रेखा। देखो सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सब जालक बिंदु को या जालक असल को सीधी रेखा में जोड़ा गया है, तभी तो एक ज्यामितीय संरचना बनेगा। क्योंकि क्रिस्टल का मतलब ही होता है बंद कर रहना, और बंद कर रहने से एक संरचना का निर्माण करना। और संरचना क्या? त्रिविमीय होना चाहिए, यानी लंबाई भी होना चाहिए, चौड़ाई भी होना चाहिए, ऊंचाई भी होना चाहिए। इन्हें कि गोल बना दो, नहीं। ऐसी संरचना इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होना चाहिए। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तब होगा जब इस संरचना को आप प्रत्येक जालक बिंदु को एक सीधी माध्यम में जोड़ोगे तब। जब तक सीधी माध्यम में नहीं जोड़ोगे, तब तक न तो लंबाई, न तो चौड़ाई और न तो ऊंचाई वाला एक संरचना बनेगी। तो याद रखिए, जालक बिंदु को हमेशा एक नियमित और सीधी रेखा में ही जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि एक नियमित ज्यामिति मीन्स क्या? एक संरचना व्यक्त करे। ठीक है, अब आते हैं एकक कोष्ठिका। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंस है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। एकक कोष्ठिका क्या होता है? एकक कोष्ठिका क्या होता है? यह क्रिस्टल जालक का यह छोटा भाग होता है जो ऊपर में दिखाया गया है। सिंपल से याद रखो, एकदम बहुत इजी है। ये क्रिस्टल जालक कैसे बना हुआ है? तो क्रिस्टल जालक बनाया गया कैसे? छोटे छोटे पदार्थ को बांध कर, क्या करके? बांध करके एक संरचना बना दिया गया है, जिससे कि क्रिस्टल जालक बन गया। तो क्रिस्टल जालक कैसे बना हुआ है? छोटे छोटे संरचना से ना। एक संरचना, दो संरचना, तीन संरचना बना है ना। तो इसमें से एक आकृति, एक संरचना, एक जो आकृति है, इसी एक आकृति को एकक कोष्ठिका कहा जाता। नहीं, एकक मीन्स क्या? अकेले, और कोष्ठिका मीन्स क्या? अर्थ समझे? एकक मीन्स अकेले और कोष्ठिका मीन्स मतलब जो कोष्ठ में रखा। जैसे नहीं, हम जैसे मान लेते हैं हम 2x + y × 3x + z, ये कोष्ठ में आ गया ना। कोष्ठ मीन्स क्या? कि ये अकेले हो गया। कोष्ठ का मतलब दर्शाता है कि वो अकेले है। तो मतलब वो अकेले मतलब क्या? कि वो संरचना खुद अपने में डिपेंड है, यानी वो अपने अकेले, इससे कोई संबंध नहीं। ये अपना संरचना में है और ये अपना संरचना में है। समझ गए? तो यहां से ये पता चला कि एकक कोष्ठिका का अर्थ ही होता है, एकक मीन्स अकेले और कोष्ठिका मीन्स एक संरचना, यानी अकेले संरचना। तो क्रिस्टल जालक में जो अकेले की संरचना, अकेले संरचना, इसी अकेले संरचना को बोलते हैं क्या? एकक कोष्ठिका। यानी जो हम लोगों का ये दीवार बनेगा, ये दीवार बना ईंट से दीवार बना ना। इसमें से दीवार कैसे बना हुआ है? प्रत्येक ईंट से ना। तो इसी एक ईंट को निकालो, यही एक ईंट आपका क्रिस्टल संरचना कहलाएगा। सॉरी, यही एक ईंट आपका एकक कोष्ठिका कहलाएगा। इसे क्यूब देखियो ना, क्यूब
अरे क्यों वो होता है, लाल पीयर रेड येलो ग्रीन रहता है, उसको घुमा घुमा करके हम लोग मैच करते हैं। लाल वाला लाल में मैच कर दो, पीले वाला पीला में मैच कर दो, उसमें से एक निकाल दो स्क्वायर को, एक स्क्वायर निकालो तो वही आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, एकक कोष्ठिका। समझ गए? तो एकक कोष्ठिका का मतलब ही होता है क्रिस्टल जालक जिससे बना हुआ रहता है उसका एक भाग ही कहलाता है एकक कोष्ठिका। क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका, जिसकी संरचना में यहाँ पे बना दिए हैं, यही है एकक कोष्ठिका। ठीक है, देखिए अब एकक कोशिका को गुण पढ़ना है, क्या होता है, उसके तीनों की विमाएं को ए बी सी, जो एकक कोशिका है ये, इसकी यही ना बीमा है, तीनों किनारे की भी बीमा, तीनों, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिएगा तीनों किनारों। ठीक है, तो एकक इसका गुण जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए एकक कोशिका गुण क्या होता है, पहला गुण इसके जो तीनों बीमाएं होती हैं, तीनों बीमाएं, तीनों किनारे वाली बीमा, एक ये किनारा हुआ, एक ये किनारा हुआ और एक ये किनारा हुआ, ये तीनों किनारे वाले बीमा को आप लोग ए बी सी या एक्स वाई जेड से दर्शा सकते हैं। तो इस तरह ए बी सी हुआ, और ए और बी के बीच जो कोण बना उस कोण को हमने अल्फा मान लिया, बी और सी के बीच जो कोण बना बीटा मान लिया, सी और ए के बीच जो कोण बना गामा मान लिया। ये क्यों बताएं, इसलिए बताएं क्योंकि इसका दूसरा गुण जो होता है, किनारों के मध्य कोण अल्फा बीटा, क्या लिखे जी, किनारों के मध्य कोण अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों को मिला दिया जाता है, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी को, तो कुल मिलाकर के 6 पैरामीटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 6 पैरामीटर हो जाते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है उसके जो स्थान घेरता है, उसका जो भाग होता है, अर्थात क्रिस्टल जालक का जो ये है, इसका जो एकक कोशिका है, एकक कोशिका का किनारा ए बी सी और किनारे में जो कोण बना हुआ है अल्फा बीटा गामा, यानी ए बी सी और अल्फा बीटा गामा ये 6 मिलता है तब तो जाकर के एक एकक कोशिका निर्माण होता है ना। क्यों, क्योंकि ये किनारा हो गया किनारा हो गया ए बी सी, और जो अगर कोण अच्छा से नहीं बना, इसके बीच जो कोण बना, इसके बीच जो कोण बना, इसके बीच जो कोण बना, अगर कोण बढ़िया से नहीं बनेगा तब यह आकृति बनेगी, आकृति भी खराब हो जाएगी। तो इस आकृति को बनाने के लिए किनारा और कोण का होना जरूरी है, इसलिए सब मिलाकर के बोलते हैं पैरामीटर। और टोटल पैरामीटर कितने होते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, यानी एक कोष्ठक बनाने में जो टोटल, जैसे हम लोगों को मोबाइल बना जाता है, मोबाइल, इस मोबाइल को बनाने में क्या चाहिए, बैटरी चाहिए और हार्डवेयर चाहिए और इसका बैक कवर चाहिए, डिस्प्ले चाहिए ना। उसी तरह से इस एकक कोशिका को बनाने के लिए 6 पैरामीटर चाहिए, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी। पैरामीटर का मतलब समझ गए क्या होता है, पैरामीटर का मतलब कि एकक कोशिका को बनाने में 6 चीज, 6 भाग, 6 गो कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 6 कारक बोले, 6 भाग बोले, अच्छा 6 पैरामीटर, लेकिन केमिस्ट्री है ना तो इसका अलग नाम दिया गया है पैरामीटर। क्या नाम दिया गया है, पैरामीटर। तो एकक कोशिका में 6 पैरामीटर होते हैं, कौन कौन सा, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। ये वाला इंपोर्टेंस है, भी याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे मोस्ट इंपोर्टेंस बनता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके।